Welcome buddies to my YouTube channel Uniclass Chemistry Class 12 Physics Chapter number 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंटिन्यू कर रहे थे हम और पार्ट नंबर 2 लेक्चर से आज हम कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम पहले कवर कर चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी कुछ देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा थियोरेटिकल मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमारे पास नई टर्म आई वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई, बाय एम्पेयर एंड मैक्सवेल कंबाइंड लॉ। एम्पेयर और मैक्सवेल जब साथ आए तो उन्होंने अपनी थ्योरीज को आगे बढ़ाया और अपनी आधी इक्वेशन को पूरा करते हुए ये कहा कि सर्किट में जो करंट है वो IC है और जो वैक्यूम में या जो टू कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास ID है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कहीं ना कहीं से तो बनी है। ये देख रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो वाइब्रेशंस होती हैं, ऑसिलेशंस होती हैं, उसमें उसके कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। अब पूरा सोर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास हर्ट्ज साइंटिस्ट, जिसका यूनिट हम फ्रिक्वेंसी में यूज़ करते हैं, हर्ट्ज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, फुल सोर्स क्या है, उसको जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। वह एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो आता है ये उसका एक मिनी डायग्राम जो बनाया हुआ है दैट इज़, तो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है उसमें इंडक्शन कॉइल है, यानी कि एक इंडक्टर, ये सिंपल इंडक्टर है हमारे पास। उसमें हमारे पास हैं A और B नाम की दो मेटल प्लेट्स, या कहें तो कैपेसिटर कह सकते हैं, जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। अब हमारे पास जो दो रॉड्स आती हैं ये M1 एंड M2 यहाँ पर मेटालिक रॉड्स का काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इंडक्टर का काम करती है कि ये इंडक्शन कॉइल से ये इंडक्टर का काम करती है यहाँ पर हमारे पास। अब जो हमारे पास आता है दूसरी चीज़ की इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस जो हमारे पास इनके बीच का है, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में वैक्यूम है, एयर है, डिस्टेंस है इनके बीच में जो कि 60 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू NCERT कि हमारे पास 60 सेंटीमीटर गैप है इन दोनों के बीच में, जिसको हम स्पार्क गैप के नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। और स्पार्क गैप किस लिए नाम पड़ा इसकी जानकारी पूरी हम लेते हैं। अब जो करंट हमारा कॉइल इंडक्शन कॉइल से स्टार्ट हुआ, पास हुआ, तो वो करंट जो है इंडक्शन कॉइल से होता हुआ पहले तो जाएगा कैपेसिटर में जाएगा। एक ही जाएगा, या तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। तो मान लेते हैं A में पॉजिटिव जाएगा एंड B में नेगेटिव जाएगा। तो A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, ये हमारे पास दोनों कैपेसिटर की अरेंजमेंट हो गई। चार्जेस जो ग्रेजुअली फ्लो करके इंडक्शन कॉइल से जाएंगे वो पहले तो एक्यूमुलेट होंगे हमारी मेटल प्लेट पर, देन वो ट्रेवल करके जाएंगे हमारी मेटल रॉड पर। अब चार्जेस जो हैं वो करते जा रहे हैं, फ्लो करते जा रहे हैं, चार्ज जो फ्लो करते जा रहे हैं, करंट धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है उस चार्ज प्लेट पर, यानी कि मेटल रॉड पर जो एक चार्ज है वो हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है। अब वो इन्फिनिटी तक अगर इनिशिएट होता रहा, यानी कि एक्यूमुलेट होता रहा चार्ज, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। इफ़ यू टेक द रेडियस, इफ़ यू टेक द लेंथ ऑफ द मेटालिक रॉड इज इक्वल टू 1 मीटर जितनी अगर लेंथ है, और उसमें हमारे पास 3 × 10⁻⁶ वोल्टेज का जो वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो जाती है, तो जो हवा या एयर है या वैक्यूम है, तो वैक्यूम में चार्ज फ्लो नहीं करते, क्योंकि वैक्यूम इज़ अ इंसुलेटर है, तो वहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं करते। लेकिन अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जनरेट हो जाएगी तो वो इंसुलेशन को करने का लगेगी ब्रेक डाउन, जो हवा में या एयर में मॉलिक्यूल जो हमारे पास है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी, और एयर जो है कंडक्टर की तरह वहाँ बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। अब कंडक्टर की तरह बिहेवियर अगर स्टार्ट होगा तो चार्जेस जो हैं एयर या वैक्यूम में मूव कर पाएंगे। एयर और वैक्यूम में मूव करने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू होंगे। अब वो वैक्यूम में जब मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पहले तो बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के साथ साथ अब वो मोशन में है तो वो करंट भी बनाएंगे, मोशन में है करंट बनाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ जब जनरेट हो गई तो वहाँ पर उनकी जनरेशन के साथ एक स्पार्क जो है प्रोड्यूस होगा, और वो स्पार्क जो है वो महसूस किया जाएगा अगर हम एक मेटालिक रॉड या मेटालिक स्फीयर जो है उसके पास रख दें। उसके अंदर भी जो हमारे पास जो है
सो वो सेम टाइम का सेम फेज का स्पार्क जो है वो कैरी कर जाएगा इनसाइड द सेकेंड मेटालिक स्फीयर। जो मेटालिक स्फीयर हमारा बनाया हुआ है वो सेम स्पार्क, आई थिंक मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड सेम इंटेंसिटी का स्पार्क जो हमें वहाँ पर दिखेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट हुआ वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस करेगा करंट, और फर्दर करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नया नाम दिया गया जिसको हम फर्दर जो अब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ये नाम दे दिया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ही जो हमारी जो स्पार्क है वो ट्रैवल कर जाता है, क्योंकि अब जो ये हमारे पास वेव्स हैं ये एनर्जी कैरी करती हैं। जो वेव्स हैं एनर्जी कैरी करती हैं, क्योंकि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर हम रोप पर कोई चल रहा है, रोप पर मान लीजिए कोई चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कस में जो रोप पे चलते हैं, अगर वो एक साइड पर खड़े हो जाएं और एक साइड पर उछले, एक साइड पर अगर उस रोप पर प्रेशर दें तो वो जो प्रेशर है वो कैरी करके, यानी कि एक ऑसिलेटिंग मोशन में दूसरे साइड तक भी जाएगा और दूसरे साइड तक वो वाइब्रेशंस फील की जा सकती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये एनर्जी कैरी कर रही हैं, स्पार्क कैरी कर रही हैं टूवर्ड्स द मेटालिक स्फीयर। ये जो अपना स्पार्क है वो कैरी कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये जो काम हो रहा है ये इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की ऑसिलेशन के कारण हो रहा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हर्ट्ज ने एक पूरे एनालाइजेशन के साथ डिस्क्राइब किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की ऑसिलेशंस ही हैं, और जो गैप है यहाँ पर स्पार्क गैप, वो काफ़ी यूज़फुल एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि स्पार्क गैप आगे चलकर काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाने लगा। और अगर फर्दर बात करें इस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। वो चार्ज जितनी ऑसिलेशन कर रहा है वही ऑसिलेशन जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी। तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपेगेटिंग वेव्स कम एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स। एक्सेलरेटिंग चार्ज जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उतनी ही एनर्जी हमारे पास एसोशिएट होगी वाइल प्रोपेगेटिंग। अब जो हमारे पास आता है, हर्ट्ज ने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल थ्योरी। अब हर्ट्ज ने जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट किया उसको फर्दर दो साइंटिस्ट ने फर्दर क्लासीफाई किया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये काफ़ी शॉर्ट रेंजेस की होती थी, नॉर्मली इक्वल टू, अगर जो हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी 10⁻11 हर्ट्ज की आती है, तो ये काफ़ी छोटी फ्रीक्वेंसी के एक्सपेरिमेंट्स हैं। दैट इज़ वाई द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैड टू कम इन द लो फ्रीक्वेंसी रीजन। तो जो लो फ्रीक्वेंसी रीजन है, अभी तक हम रेडियो और टीवी सेट्स पर जो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं उसी को इंटेंस कर पाए थे, उसी पर हम ज़्यादा काम कर पाए थे। लेकिन अगले दो साइंटिस्ट ने हमारे पास जो थे, जगदीश चंद्र बोस जो कैलकाटा में थे, उन्होंने आगे फर्दर क्लासीफाई किया और ऑब्जर्व किया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इससे भी छोटे डिस्टेंस यानी कि 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर तक की शॉर्टर वेवलेंथ को भी उन्होंने कन्फाइन किया हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में। उसी समय एक और साइंटिस्ट हमारे पास थे, गुलियो मार्कोनी एट इटली। उन्होंने भी हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट का वर्क फॉलो किया और सक्सीड इन ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवर डिस्टेंस ऑफ मैनी किलोमीटर्स। सो वहीं से हमारे पास जो फर्दर क्लासीफाई हुआ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट्स को और ज़्यादा दूरी तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहुंचाने का काम किया था इन दो साइंटिस्टों ने, उनके आगे काम करके जो डिस्टेंस है उसको काफ़ी फर्दर इंक्रीज किया। एंड मार्कोनी एक्सपेरिमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहाँ से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा
स्प्रेड होने लगा और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, क्योंकि वहाँ का तो कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ से काफ़ी इंटेंसली स्प्रेड होना स्टार्ट किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट। अगले लेक्चर में हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।